दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए क्राइम थ्रिलर सीरीज लेकर आया हूँ, उसमें एक ही इंसान हीरो भी है और विलेन भी। अब शायद ऐसा तो आपका भी मानना होगा कि जिंदगी में प्यार तो होना ही चाहिए, लेकिन जब प्यार जुनून बनकर खुद पर हावी हो जाए तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस सीरीज में जो गोल्डबर्ग नाम के एक लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो अपने प्यार और प्यार के बीच में आने वाली सभी रुकावटों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड को इन कत्लों के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगी। ये सीरीज बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक बुक स्टोर से होती है, जिसको जो गोल्डबर्ग नाम का एक लड़का चलाता है, जो एक बहुत ही साधारण सा लड़का है जिसको लाइफ में बस दो ही चीजें चाहिए, प्यार और किताबें। कुछ देर बाद उस बुक स्टोर में एक बेक नाम की लड़की आती है और जो बेक को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है, क्योंकि वो है ही इतनी खूबसूरत। बेक भी यही चाहती थी कि लोग उसको देखें और नोटिस करें, क्योंकि वो पूरी दुनिया में फेमस होना चाहती थी। फिर वो दोनों एक बुक के बारे में आपस में बातें करते हैं और फिर बेक अपनी कार्ड से पेमेंट करके वहां से चली जाती है। बेक ने कार्ड से पेमेंट इसलिए की थी ताकि जो को उसका नाम पता चल जाए, और ये ट्रिक जो एक बार में ही समझ गया था। अब जो जानना चाहता था कि बेक आखिर कैसी लड़की है। अगर वो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है तो जरूर वो खुले दिल और खुले विचारों वाली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बेक का ये आकर्षण गलत नजरिए से भी देखा जा सकता था। फिर शाम को घर वापस आने के बाद जो अपने पड़ोसी के बेटे पैको से मिलता है। पैको की माँ का नाम क्लाउडिया है, जो अपने बॉयफ्रेंड रोन के साथ रहती है, लेकिन रोन और उसके बीच में कुछ खास संबंध नहीं है। वो दोनों हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। पैको को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए जो हर रोज उसके लिए बुक स्टोर से एक किताब लेकर आता है और पैको के साथ बैठकर ढेर सारी बातें भी करता है। पैको को देखकर जो को अपने बचपन की याद आती थी और शायद इसीलिए वो उसको पसंद करता था। फिर जो अपने घर जाकर बेक के बारे में सर्च करना शुरू करता है। बेक के माता पिता दोनों ही उससे अलग हो गए थे और शायद बेक के पिता तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। फिर थोड़ी और तहकीकात करने के बाद जो को पता चलता है कि बेक की कुछ फ्रेंड्स भी हैं, जो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अपने साथ बेक को भी रखती हैं। बेक का बैकग्राउंड तो बिल्कुल ही साफ था, अब बस जो को ये जानना था कि उसका करैक्टर कैसा है। फिर अगली सुबह जो बेक के घर के बाहर पहुंच जाता है, जो किसी आलीशान बंगले से कम नहीं था। जो देखता है कि बेक ने अपने घर पर ढेर सारी खिड़कियां लगवा रखी हैं, ताकि आने जाने वाले लोग भी उसे देख सकें और उसको नोटिस कर सकें। आस पड़ोस की लेडीज को योगा सिखाना बेक का शौक था और इसके अलावा वो कॉलेज में ले नाम के प्रोफेसर की असिस्टेंट भी है। ले का बर्ताव बेक के प्रति कुछ सही नहीं था, क्योंकि ले बेक की सुंदरता को देखकर बस उसके साथ सोना चाहता था। तभी रात को बेक और उसकी सभी दोस्त अनिका नाम की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड करते हैं। जो भी पीछे बैठकर उनकी ही पार्टी देख रहा था, लेकिन जो को ये देखकर हैरानी होती है कि बेक के दोस्त आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। अब जो को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि बेक आखिर इतनी अकेली क्यों है। उसके चाहने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई ऐसा हमसफर चाहिए जो उसको पूरी शिद्दत से प्यार करे। अब जो ऐसा हमसफर बनने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन फिलहाल के लिए वो इस बात पर ध्यान न देते हुए बेक की रूटीन लाइफ पर फोकस करता है। बेक एक प्रोफेसर की असिस्टेंट होने के अलावा थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक रखती है। फिर रात के वक्त बेंजी नाम का एक लड़का बेक से मिलने के लिए आता है। बेंजी को देखकर जो को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि इतनी रात को किसी लड़की से मिलने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। फिर वो खिड़की के बाहर से बेंजी और बेक पर नजर रखता है और कुछ ही मिनटों में उसका शक यकीन में बदल जाता है। दरअसल बेंजी बेक का बॉयफ्रेंड है, जो काफी टाइम से बेक को डेट कर रहा था, लेकिन जो उसे देखते ही समझ जाता है कि बेंजी जो से नहीं सिर्फ और सिर्फ उसके जिस्म से प्यार करता है। अब बेक के प्रति जो का नजरिया भी कुछ सही नहीं था, क्योंकि बेक जो के दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो गई थी और अब जो उसको क्या क्या करके अपना बनाएगा ये हम आगे देखेंगे। फिर जब जो अपने घर जाता है तो उसे फिर से पैको बाहर बैठा हुआ मिलता है। दरअसल पैको के पेरेंट्स एक बार फिर से लड़ रहे थे और उनकी लड़ाई से परेशान होकर पैको बाहर बैठा बुक पढ़ रहा था। फिर जो कहता है, पैको मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खास जगह पर लेकर चलता हूँ। फिर जो पैको को अपने बुक स्टोर की बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ स्टोर की सबसे शानदार और कीमती किताबें रखी हुई थी। फिर वो बताता है कि ये सभी किताबें हम एक केज के अंदर रखते हैं और ये केज 24 घंटे कूल रहता है ताकि बुक्स खराब ना हो। फिर उस केज के अंदर जाते ही जो को मिस्टर मुनी की याद आ जाती है, जिन्होंने जो को उस बुक स्टोर में काम दिया था। पैको को बुक पढ़ने का बहुत ही शौक था, इसलिए जो उसे केज में से एक बुक निकाल कर दे देता है।
फिर घर आने के बाद रॉन जो को चिल्लाते हुए कहता है कि मैं एक पैरोल ऑफिसर हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे परिवार से दूर रहो। जो जानता था कि रॉन एक पक्का नशेड़ी है और नशे की हालत में वो क्लाउडिया के साथ मारपीट भी करता है, इसलिए जो उसे इग्नोर करता हुआ अपने घर चला जाता है। फिर अगली सुबह जो बैग के घर में घुसकर वहां छानबीन करता है ताकि उसे बैग के बारे में और भी कुछ पता चल सके। फिर उसको वहां पर बैग के कपड़े और लैपटॉप मिलता है जिसके अंदर बैग की सारी जानकारी मौजूद थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर ले और बैग दोनों पैसों को लेकर आपस में कुछ बात कर रहे थे। दरअसल बैग को कुछ पैसों की जरूरत थी जो प्रोफेसर ले की हेल्प के बिना उसे मिल नहीं सकते थे, लेकिन ले बैग की हेल्प तभी करेगा जब वो उसके साथ सोने के लिए राजी हो जाएगी। फिर बैग को घर आता हुआ देखकर जो वॉशरूम में छिप जाता है। फिर वो देखता है कि बैग अकेले में रो रही है और ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी उसके साथ सही बर्ताव नहीं करता। कोई उसको नीचा दिखाना चाहता है तो कोई उसके जिस्म से प्यार करता है और जो ये दोनों ही चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला था। फिर वो बैग को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है जिसमें वो आज शाम को होने वाली पार्टी के बारे में अपनी दोस्तों को बता रही थी। फिर जो भी शाम के वक्त उस पार्टी में पहुंच जाता है। बैग अपनी दोस्तों को बताती है कि आज बेंजी भी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन बेंजी का नाम सुनते ही उसकी सभी फ्रेंड्स का मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसकी कोई भी दोस्त बेंजी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो सभी ही उसकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और इसीलिए वो सभी हमेशा बैग को बस यही सलाह देती है कि बेंजी से दूर रहो। कुछ देर बाद जो वहां से चला जाता है और रेलवे स्टेशन जाकर अपनी ट्रेन का इंतजार करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे बैग भी आती हुई नजर आती है। बेंजी के पार्टी में न आने के कारण बैग काफी ज्यादा उदास थी और साथ में उसने ढेर सारी ड्रिंक भी पी रखी थी। फिर नशा ज्यादा हो जाने के कारण वो रेलवे पटरी के ऊपर गिर जाती है। तभी सामने से ट्रेन आने लगती है और उसको देखकर जो के होश उड़ जाते हैं। अब इससे पहले कि ट्रेन बैग को कुचलकर आगे निकल जाए, वो पूरी जी जान लगाता है और बैग को बचा लेता है और यहीं से शुरुआत होती है जो और बैग के प्यार की। फिर घर ड्रॉप करते वक्त बैग अपनी फीलिंग्स को जो के साथ शेयर करती है और उसे बताती है कि मैं इस शहर में कितने बड़े सपने लेकर आई थी। अब वो दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी वहां पर बेंजी आ जाता है और वहां आकर सारा मामला चौपट कर देता है। अब वहां से जाने से पहले बैग जो को अपना मोबाइल नंबर देने वाली थी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसका फोन स्टेशन पर ही कहीं गिर गया है। दरअसल वो फोन जो ने उठा लिया था, लेकिन वो ये बात बैग को नहीं बताता क्योंकि उसे उसके फोन की इंक्वायरी करनी थी। फिर बैग जो को अपनी ईमेल आईडी देती है और फिर वहां से चली जाती है। घर पहुंचने पर जो देखता है कि पैक को काफी उदास चेहरा लेकर अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। फिर पूछने पर वो बताता है कि रोन ने मेरी किताब फाड़ दी और ये वही किताब थी जो तुमने उस कैद से निकाल कर दी थी, यानी कि प्राचीन कीमती किताब। फिर जो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं इसे बिल्कुल पहले जैसा बना दूंगा। फिर इतना कहकर जो पैको को लेकर वापस बुक स्टोर में चला जाता है। फिर वो हथौड़ी, धागा और कुछ और चीजों की हेल्प से उस बुक को पहले के जैसे ठीक कर देता है। अगले सीन में हम बेंजी को देखते हैं जिसको एक बड़े आदमी की तरफ से एक ऑफर आया था। फिर बेंजी तुरंत ही वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उस आदमी के साथ मीटिंग करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि जो आदमी ये डील करना चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि बैग का आशिक जो है। फिर जो बेंजी पर हमला करके उसे स्टोर के केज में बंद कर देता है। अब आगे चलकर इसके साथ क्या होगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं बैग ने अब नया फोन खरीद लिया था। अब फोन को क्लाउड के साथ कनेक्ट करते ही बैग की सभी आईडीज नए फोन में खुल जाती है, लेकिन बैग ये बात भूल गई थी कि नए फोन में आईडी लॉगिन करने से पुराने फोन से आईडी डिलीट नहीं होती। फिर बैग के मैसेजेस से जो को पता चल जाता है कि वो बेंजी के गायब होने से काफी ज्यादा परेशान है। इसका मतलब बेंजी का ख्याल अभी भी उसके दिमाग से गया नहीं। फिर बेंजी को होश आ जाने के बाद जो उसके लिए खाना लेकर जाता है, लेकिन बेंजी जो को कहता है कि मैं पीनट बटर नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे इससे एलर्जी है। फिर बेंजी जो को समझाता है कि बैग बिल्कुल घटिया किस्म की लड़की है, तुम चाहो तो बैग को रख लो, लेकिन बाद में तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। लेकिन जो को बेंजी की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। फिर जो शाम को बैग के साथ एक डेट फिक्स करके उससे मिलने के लिए चला जाता है। अपनी डेट को लेकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। फिर वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन तभी बैग को बेंजी के पार्टनर लैन का फोन आता है जिसके कारण उन दोनों की डेट खराब हो जाती है। अब जो ने ठान लिया था कि वो बेंजी
बेंजी को पूरी तरह से रास्ते से हटा देगा, क्योंकि जब तक बेंजी मर नहीं जाता तब तक बेक उसे भूलेगी नहीं। फिर जो ड्रग्स का लालच देकर बेंजी से उसके फोन का पासवर्ड निकलवाता है और फिर जो को उसके फोन में से कुछ ऐसी चीजें पता चलती है जो बेंजी शायद कभी भी बेक को बताना नहीं चाहता था। दरअसल बेंजी सिर्फ बेक के साथ ही नहीं बल्कि कई और लड़कियों के साथ भी सो चुका है और उसने इस बात की खबर कभी भी बेक को नहीं लगने दी। फिर जो बेंजी के बगल में एक ब्रा रखता है और फिर उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। बेक जैसे ही ये फोटो देखती है तो उसके मन में बेंजी के प्रति नफरत भर जाती है और जो तो चाहता भी यही था कि बेंजी के मरने के बाद भी बेक उसको याद ना करे। फिर बेंजी जो को कहता है कि बेक का करैक्टर काफी गिरा हुआ है, वो जरूर इस वक्त प्रोफेसर ले के साथ एक क्लब में होगी जहां पर आज उन दोनों ने मिलने का प्लान किया था। बेंजी की बातें सुनने के बाद जो सीधा उस क्लब में पहुंच जाता है और देखता है कि बेक ले के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही है। इसका मतलब बेंजी बिल्कुल सही कह रहा था। फिर जब ले बेक को गलत तरीके से टच करता है तो बेक उसे धक्का दे देती है, क्योंकि वो कभी भी ले के साथ सोना नहीं चाहती थी। वो लड़कों को आकर्षित जरूर करती है लेकिन इतना नहीं कि हर कोई उसके बारे में गलत सोचे। फिर ले नाराज होकर वहां से चला जाता है। फिर बेक जो को कॉल करके उसी क्लब में बुला लेती है। हालांकि जो पहले से ही उसी क्लब में मौजूद था, लेकिन फिर भी वो वहां पर पहुंचने का नाटक करता है और बेक के पास पहुंच जाता है। फिर वो दोनों कुछ देर प्यार भरी बातें करते हैं और फिर बेक जो को कहती है कि कल तुम मेरे साथ पीच की पार्टी में चलना। ये बात सुनकर जो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वो ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि पीच की पार्टी में काफी अमीर लोग आएंगे, इसलिए हो सकता है कि वहां पर उसकी बेइज्जती हो जाए। फिर नेक्स्ट डे जब वो अपने स्टोर पर जाता है तो वहां पैको बेसमेंट में जाने की कोशिश कर रहा था। फिर जो पैको पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कभी भी अकेले बेसमेंट में मत आना। फिर पैको जो को इतना गुस्से में देखकर वहां से चला जाता है। फिर शाम को वो पीच की पार्टी में पहुंच जाते हैं। अब हैरानी की बात यह थी कि पार्टी में पहुंचते ही बेक जो का हाथ छोड़ देती है। इसका मतलब साफ था कि वो नहीं चाहती थी कि जो जैसे मिडिल क्लास लड़के के साथ लोग उसको कंपेयर करें। अब पार्टी में जाने से पहले बेंजी ने जो को समझाया था कि बेक कभी भी तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लड़के से शादी नहीं करेगी। वो हमेशा अमीर लोगों से ही प्यार करती है और तुम चाहकर भी उसकी सोच को नहीं बदल पाओगे। अब जो को भी बेंजी की कही हुई एक एक बात सच लगने लगती है। फिर कुछ देर बाद जो पीच की बुक शेल्फ तक पहुंच जाता है जिसमें ओस्मा ऑफ ओस नाम की एक किताब रखी हुई थी। ये किताब जो के लिए बहुत ही खास थी, क्योंकि ओस्मा ऑफ ओस के जरिए ही मिस्टर मनी ने जो को किताबों के प्रति आकर्षित किया था। फिर जो उस किताब को वहां से चुरा लेता है और फिर वो छत पर जाकर बैक के साथ बातें करने लगता है। फिर बैक कहती है कि मुझे लगा शायद तुम्हें यहाँ पर आकर मजा आएगा, लेकिन जो कहता है कि मैं इन लोगों से अलग हूँ। जो का जवाब सुनकर बैक उसे अपने मन की बात बताना शुरू करती है और कहती है कि मुझे पार्टियों में जाना और घूमना फिरना पसंद है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी यहाँ पर मजा नहीं आ रहा। लोगों के सामने दिखावा करना और पीच की जबरदस्ती दी हुई मदद ये दर्शाती है कि तुम कितने निचले स्तर पर हो। अब जो समझ नहीं पा रहा था कि बेक आखिर कैसी लड़की है। एक तरफ तो वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है ताकि लोग उसे पसंद करें, और दूसरी तरफ वो कहती है कि मुझे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पर मैडी नाम की एक लड़की मिलती है जो की एक्स गर्लफ्रेंड कैंडिस की फ्रेंड थी। मैडी के पूछने पर जो उसे बताता है कि कैंडिस अब मेरे साथ नहीं रहती, वो किसी और के साथ खुश है और काफी समय पहले ही वो फ्रांस में शिफ्ट हो गई है। फिर जो और बैक वहाँ से चले जाते हैं। फिर घर पहुंचकर वो पैको से माफी मांगता है और उसे पढ़ने के लिए ओस्मा ऑफ ओस नाम की किताब देता है। पैको को डर था कि रोन फिर से उसकी किताब को फाड़ देगा, लेकिन जो पैको को बताता है कि इस बिल्डिंग के सभी बाथरूम में एक जैसी टाई लगी हुई है जिनके पीछे एक खुफिया बॉक्स बना हुआ है और तुम चाहो तो वहीं पर अपनी बुक को छुपा सकते हो। फिर पैको से बात करने के बाद जो बेंजी को खाना देने के लिए चला जाता है, लेकिन बेसमेंट में पहुंचते ही जो देखता है कि बेंजी ने केज की सभी किताबें फाड़ डाली हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बैक प्रोफेसर ले को सेक्सुअल हरासमेंट के नाम पर धमका रही थी। वो ले को कहती है कि अगर तुमने मुझे नौकरी नहीं दी तो मैं तुम पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस डाल दूंगी। फिर ले कहता है कि इससे तुम्हारा भी करियर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बैक ये बात जानती थी कि ले की नियत को देखकर वो इस केस को कभी हार ही नहीं सकती। दूसरी तरफ बेंजी जो को अपना एक सबसे बड़ा राज बताता है। वो जो को एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसने और उसके दोस्तों ने एक साथ मिलकर एक लड़के को स्विमिंग पूल में डबो दिया था, और ये इस बात का पक्का सबूत है कि बेंजी बहुत बुरा
बुरा इंसान है। अब बेंजी को लग रहा था कि जो को उसका इतना बड़ा राज पता चलने के बाद वो उसे छोड़ देगा, लेकिन जो फिर भी उसे वहां से जाने नहीं देता। फिर अगले दिन सुबह बैक जो के स्टोर में आती है और वहां आते ही उसे किस कर लेती है, क्योंकि बैक को अब यकीन हो गया था कि जो बेंजी और ले की तरह नहीं है। फिर बैक के जाने के बाद जब वो बेंजी के पास जाता है तो उसको मारने के लिए तय कर लेता है। फिर वो बेंजी को कहता है कि मैं शायद तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुम बैक से कनेक्टेड हो, इसीलिए तुम्हें मरना ही होगा। तभी कुछ ही सेकंड में बेंजी की एलर्जी बहुत तेज हो जाती है और देखते ही देखते वो तड़प तड़प कर मर जाता है, क्योंकि बेंजी ने जो को पीनट एलर्जी वाली बात बताकर बहुत बड़ी गलती कर ली थी। और जो को तो आदत ही है कि वो हर उल्टी सीधी चीजों पर पहले गौर करता है। अब बेंजी मर चुका था और बैक भी जो से प्यार करने लगी थी, इसलिए जो बैक का चुराया हुआ फोन टाइल्स के पीछे वाले बॉक्स में छुपा देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं बेंजी को मरे हुए अब 3 दिन हो चुके थे और अब जो उसकी सड़ी हुई लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था। फिर वो किताबें पढ़कर लाश को ठिकाने लगाने की जानकारी इकट्ठा करता है, इसलिए सबसे पहले वो बेंजी की लाश को एसी में रखता है ताकि वो और ज्यादा ना सड़े। और फिर वो पैको को एक लिस्ट देकर लाश को जलाने की सभी चीजें मंगवा लेता है। तभी हम बैक को देखते हैं जिसको अब एक और नई नौकरी मिल गई थी। तभी वर्कशॉप पर बैक की मुलाकात ब्लिथ से होती है, जो उसी की तरह एक राइटर थी। ब्लिथ की सोच भी बिल्कुल बैक के ही जैसी है। उसको भी दिखावा और लोगों की झूठी तारीफ करना पसंद नहीं, और वो ये बात खुलकर बैक को बताती है। तभी रात को बैक अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मिलकर पार्टी करती है, जिनमें जो भी शामिल था, और वो लगातार उसे ही देख रहा था। बैक की बातों से जो को एहसास हो जाता है कि अभी भी बैक उससे सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि को छोड़कर वो उन सभी लड़कों के बारे में बातें किया करती थी जो उसको पसंद थे। फिर ड्रिंक करते वक्त बैक और बारटेंडर आपस में फ्लर्ट करने लगते हैं और फिर बैक उसे अपने घर ले जाती है ताकि वे लोग इंटीमेट हो सकें। अब जो बारटेंडर और बैक को खिड़की के बाहर से खड़ा खड़ा देख रहा था और अब उसे कुछ भी करके ये बात साबित करनी है कि बैक के लिए सबसे बेस्ट बंदा वो खुद है। दोस्तों, टिंडर डेटिंग ऐप के जरिए बैक कई लड़कों को अपने घर पर बुलाकर उनके साथ सोया करती थी, और जो ये कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ मजे करे। फिर अगली सुबह जो बैक के पास मैसेज करता है कि मैं बुक स्टोर के लिए एक टेबल खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। बैक को भी अपने रूम के लिए एक नया बेड लेना था, इसलिए वो जो के साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर नया बेड देखते वक्त बैक जो को बताती है कि मेरी फ्रेंड ब्लिथ ने एक नई स्टोरी लिखकर सबमिट भी कर दी और मैंने अभी तक लिखना ही शुरू नहीं किया। अब बैक को लगने लगा था कि वो एक अच्छी राइटर नहीं है, इसलिए जो उसे समझाता है कि तुम बेस्ट हो। फिर वो दोनों उस शो पर ही रोमांस करने लगते हैं, लेकिन तभी बैक जो से कहती है कि मैं ये सब कुछ पब्लिक में नहीं करती। फिर शॉपिंग करने के बाद जो वापस से अपने स्टोर पर चला जाता है, क्योंकि बेंजी की लाश को ठिकाने भी तो लगाना था। फिर जब वो बेंजी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा था तो उसके पास बैक का मैसेज आता है, क्योंकि उसको अपना बेड सेट करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए थी। फिर जो को मजबूरन लाश को गाड़ी में ही रखकर बैक के घर पर जाना पड़ता है और फिर उसका बेड ठीक करने के बाद वो दोनों कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। बैक बताती है कि मेरे डैड की वजह से मेरा पूरा बचपन खराब हो गया, क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्टेड थे जो पहले तो मेरे साथ काफी खुश रहा करते थे, लेकिन जब उनको ड्रग्स की आदत लग गई तो हमारा रिश्ता खराब हो गया। अब बैक की बातों से जो समझ जाता है कि उसने अपनी जिंदगी में काफी सारी परेशानियां झेली है और इसीलिए शायद अब वो अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करना चाहती है। फिर कुछ देर बाद बैक से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड पीच आती है, जिसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। फिर वो जो को कहती है कि हमें पीच को हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर वो तीनों ही गाड़ी में बैठकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में पीच को कुछ बदबू सी आने लगती है, जो कहीं और से नहीं बल्कि बेंजी की बॉडी से आ रही थी, लेकिन जो उसे जैसे तैसे बहाना बनाकर खुद को बचा लेता है और कहता है कि शायद कार में कोई चूहा मरा है। फिर जब जो अपने घर पहुंचता है तो पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए आती है, क्योंकि उसके पड़ोसी रोन ने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि जो ने मेरे बेटे के हाथ कुछ केमिकल्स मंगवाए हैं। फिर जो पुलिस वालों को कहता है कि मैंने ये केमिकल्स अपने प्लांट्स में डालने के लिए मंगवाए थे, जिसके बाद वो ऑफिसर्स बिना कुछ सवाल किए वहां से चले जाते हैं। अब जो को कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो बैक के प्यार में कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अब वो बैक के साथ सोने के लिए इतना पागल हो गया था कि उसने एक खून तक कर दिया, और अब ये सिलसिला और कितना आगे बढ़ेगा ये कोई नहीं जानता। फिर रात के वक्त जो बेंजी की लाश को जला देता है, तभी उसके पास बैक का फोन आता है। वो जो को बताती है कि अब मैं घर लौट आई हूँ
इसलिए तुम चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन तभी जो देखता है कि सामने से दो कपल्स उसी के पास आ रहे हैं। फिर वो बेक को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कभी भी अपने काम में मन नहीं लगाती। अगर तुम दोस्तों के साथ टाइम पास करने की बजाय थोड़ा काम पर ध्यान दो तो शायद तुम्हारा अच्छा राइटर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। अब जो बेक को ये बात कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो उसे डांटता नहीं तो वो भी फोन नहीं काटती। फिर जो जल्दी जल्दी से लाश को जलाकर अपने घर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे बेक जो के स्टोर में आती है और उसको थैंक यू कहती है, क्योंकि अगर वो उसे नहीं समझाता तो वो कभी भी अपनी स्टोरी पर ध्यान नहीं देती। अब बेक जो पर बहुत ही मेहरबान थी। फिर जो बेक को अपने स्टोर की बेसमेंट में ले जाता है और कहता है कि तुम जब चाहो मेरे घर भी आ सकती हो। अब वो बेक से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो उसे यकीन दिलाना चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हूँ। लेकिन बेक उसे अपनाएगी या नहीं ये हमें आगे पता चलेगा। फिर जब बेक पीच के घर पर जाती है तो टिंडर ऐप को डिलीट कर देती है, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि सिर्फ जो ही है जो उसे सच्चा प्यार दे सकता है। तभी पीच नोटिस करती है कि उसकी सभी बुक्स में से ओस्मा ऑफ ओस नाम की बुक गायब है और उसे अच्छी तरह से याद था कि जो कुछ दिन पहले उस बुक को पढ़ रहा था। फिर रात के वक्त बेक जो को टेक्स्ट करके अपने घर पर बुला लेती है ताकि वो दोनों एक साथ रोमांस कर सकें। लेकिन जो जैसे ही बेक के साथ मजे करना शुरू करता है तो 8 सेकंड में ही उसका काम खत्म हो जाता है और उसके काम के साथ साथ थर्ड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से थर्ड एपिसोड एंड हुआ था। बेक और जो दोनों ही इस बात से काफी ज्यादा दुखी थे कि वो दोनों ज्यादा देर तक मजे नहीं कर पाए। लेकिन कुछ देर बाद जो देखता है कि बेक वॉशरूम में जाकर किसी कैप्टन नाम के शख्स को मैसेज करती है और मैसेज में आई लव यू लिखती है। ये देखने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है। अब उसे लग रहा था कि बेक अभी भी उसके साथ खुश नहीं है, लेकिन असल में बात कुछ और ही थी। अगली सुबह बेक पीच से मिलती है और उसे पिछली रात हुई सभी बातों के बारे में बताती है। पीच जो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर वो बेक को कहती है कि बेंजी कम से कम जो जैसा गरीब तो नहीं था, लेकिन बेक पीच की सभी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर वहां से जाने से पहले बेक पीच को बताती है कि मैं राइटिंग के काम के लिए थोड़ा बाहर जा रही हूँ। अब अगले दिन बेक कैप्टन से मिलने वाली थी, लेकिन उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि जो भी वहां पर आकर उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। फिर जब वो कैप्टन से मिलती है तो जो उसको देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि कैप्टन कोई लड़का नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी है। अब कहानी 2 दिन पीछे जाती है। अब हम इस स्टोरी को जो के नजरिए से देखेंगे, क्योंकि वो कमरे में बैठा बैठा बेक और कैप्टन के बारे में सोच रहा था। जब बेक कैप्टन को टेक्स्ट करके आई लव यू बोलती है तो जो को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बेक ने आज तक बेंजी को कभी भी आई लव यू नहीं बोला था। फिर वो ठान लेता है कि वो कुछ भी करके कैप्टन और बेक के रिश्ते के बारे में पता लगाएगा। लेकिन आज जब वो अपनी आंखों से कैप्टन को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल कैप्टन कोई और नहीं बल्कि बेक के डैड थे, जिनका नाम एडवर्ड है और वो कई साल पहले ही मर चुके थे। जो समझ नहीं पा रहा था कि बेक ने आखिर ये बात उससे क्यों छुपाई। अब इसके पीछे क्या कारण था ये हमें आगे पता चलेगा। फिर बेक और एडवर्ड कुछ देर बातें करते हैं और तभी वहां पर एडवर्ड की पत्नी नैन्सी भी आ जाती है, जिनको बेक बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बेक की सौतेली माँ थी। इसलिए बेक ना ही नैन्सी को पसंद करती थी और ना ही उनकी बेटी एलियाना को। दरअसल एडवर्ड कभी मरे ही नहीं थे। ड्रग की आदत की वजह से उन्हें रिहैब भेज दिया गया था ताकि वो वहां पर ठीक हो जाए। और फिर जब वो बेक की जिंदगी में वापस आए तो उनका स्वभाव बिल्कुल ही बदल चुका था। उन्होंने बेक को जताया कि मैं भी एक अच्छा पिता बन सकता हूँ और वो बेक को बहुत सारे पैसे भी दिया करते थे, जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। एडवर्ड ने बेक का बचपन तो खराब कर ही दिया था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो बेक की हेल्प भी कर रहा था, जो बेक उनसे हमेशा एक्सेप्ट किया करती थी। फिर जब बेक और एलियाना आपस में बैठकर बातें करते हैं तभी नैन्सी भी वहां पर आ जाती है। फिर वो बेक को बताती है कि मैंने भी एडवर्ड को सुधारने में जी जान लगा दी थी, लेकिन बेक ये बात अच्छी तरह से जानती है कि नैन्सी को दिखावा करने और दूसरों का क्रेडिट खुद पर लेने का बहुत शौक है और ये उनकी पुरानी आदत है। फिर नैन्सी के चले जाने के बाद एलियाना बेक को बताती है कि मॉम डैड दोनों मिलकर एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं, इसलिए हो सकता है कि उसके बाद डैड तुम्हें पैसे ना दे। ये बात सुनकर बेक थोड़ा उदास हो जाती है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उसके पिता उसे भूल जाएं। अगले सीन में हम देखते हैं पीच जो के स्टोर पर जाती है। तभी ईथन पीच को बताता है कि जो कहीं बाहर गया है। फिर वो ईथन से ओस्मा ऑफ ओस नाम की किताब के बारे में पूछती है। अब पीच को शक था कि जरूर जो ने ही वो किताब चुराकर अपने स्टोर में रख ली होगी, लेकिन ईथन ये बात साफ कर देता है कि इस नाम की कोई भी किताब हमारे पास नहीं है। फिर पीच के जाने के बाद ईथन ये सारी बात जो को बताता है, लेकिन जो ये बात अच्छे से जानता था कि वो बेंजी की तरह बाकी के लोगों को नहीं मार सकता, लेकिन फिलहाल के लिए उसे पीच का कुछ करना होगा, क्योंकि वो मुसीबत की तरह उसके सिर पर मंडरा रही है। तभी जब
बेक अपनी फैमिली के साथ थी तो जो अचानक से आकर उससे मिलता है और उसको ये नहीं बताता कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। फिर बेक जो को अपनी फैमिली से मिलवाती है और फिर उसको एडवर्ड की सारी सच्चाई भी बता देती है। डिनर के वक्त बेक और नैन्सी के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है, जिसके बाद बेक नाराज होकर डिनर भी नहीं करती। फिर जो बेक को अकेले में ले जाकर कहता है कि मैं इन सभी को मार सकता हूँ, लेकिन ये बात सुनकर बेक हंसने लगती है। उसको लग रहा था कि वो शायद मजाक कर रहा है, लेकिन असल में जो वही कह रहा था जो उसके मन में चल रहा था। फिर वो बेक को समझाता है कि तुम अपने डैड से दूर रहने के बारे में सोचो और फिर तुम उसी थॉट को अपनी स्टोरी में भी लिखो ताकि उसमें थोड़ा इमोशनल अट्रैक्शन आ जाए। बेक को ये आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद से वो आज रात से ही अपना काम शुरू कर देती है। फिर जब बेक की स्टोरी कंप्लीट हो जाती है तो ये स्टोरी सभी को पसंद आती है और हैरानी की बात ये थी कि बेक की कॉम्पिटिटर ब्लिथ वो भी उसकी बहुत तारीफ करती है। अब बेक को यकीन हो जाता है कि जो ही उसके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर है और फिर वो सीधा जो के घर जाती है और उसके साथ एंजॉय करने लगती है। अब जो ने बेक का सारा सामान उसके घर पर वापस रख दिया था और साथ में वो पीच की बुक भी रिटर्न कर देता है ताकि उसको कोई और परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन पीच तो बेक की जिंदगी से दूर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर जो उसको भी ठिकाने लगाने के बारे में ठान लेता है ताकि वो उसको बेक की लाइफ से दूर कर सके। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं जो और बेक एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ गए थे। अब बेक भी समझ गई थी कि जो ही उसके लिए सबसे बेस्ट पार्टनर है और इसीलिए वो लगभग पूरा दिन उसी के साथ गुजारती थी। तभी एक दिन बेक को रॉन और क्लाउडिया के लड़ने की आवाज आती है। फिर पूछने पर जो बताता है कि ये दोनों हमेशा ही लड़ते रहते हैं और मैं इनके मामले में कभी भी दखल नहीं देता। फिर रात को बेक और जो बेक की फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट पर जाते हैं। जो को बेक की एक भी दोस्त पसंद नहीं थी क्योंकि वे सभी घमंडी थी और हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाती थी। फिर पार्टी के वक्त पीच जो से ओस्मा ऑफ ओस का रेट पूछती है, लेकिन जवाब में जो कहता है कि ऐसी किताबें बेची नहीं जाती, अगर तुम चाहो तो इसे किसी को गिफ्ट कर सकती हो। दरअसल पीच जो के मुंह से उगलवाना चाहती थी कि ये किताब वही चुरा कर ले गया था, लेकिन जो का जवाब पीच की सभी उम्मीदों पर पानी फेर देता है क्योंकि वो जानता था कि पीच उसको बेक से दूर करना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है। फिर नेक्स्ट डे बेक की फ्रेंड अनिका जो के स्टोर पर आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे स्टोर की फोटोज लेकर इसको फेमस कर दूंगी। दरअसल अनिका जानती थी कि पीच जो को पसंद नहीं करती और इसीलिए वो बार बार ऐसा तरीका ढूंढती थी जिससे वो जो के जरिए पीच का दिल दुखा सके। फिर जो भी फोटो के लिए मान जाता है। फिर अनिका भी वहाँ की फोटोज लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल देती है। फिर अनिका का अकाउंट चेक करने पर जो को पता चलता है कि वो भी बाकी अमीर लड़कियों की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कों को इम्प्रेस करती है। लेकिन तभी जो को पीच की भी एक तस्वीर मिलती है और ये तस्वीर तब की थी जब उसने अपने नाक की सर्जरी नहीं करवाई थी। अब जो को भी पीच का मजाक बनाने का बहाना मिल गया था। फिर वो अनिका को कहता है कि तुम ये फोटो दोबारा अपलोड करो और इस पर कैप्शन डालो बी ओरिजिनल। लेकिन अनिका ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि इस बात पर पीच चिढ़ जाएगी, लेकिन जो के बहकावे में आकर वो फोटो को री अपलोड कर देती है। अब शाम को जब बेक और जो एक साथ थे तो बेक के पास अनिका का फोन आता है और वो बताती है कि किसी ने मेरी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। लेकिन जो जब उस वीडियो को खोलकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इस वीडियो में अनिका काले लोगों को गाली दे रही थी जिसके कारण उसकी सोशल मीडिया पर काफी बदनामी हो गई। अब जो का प्लान उसी पर भारी पड़ गया था, इसलिए अब वो पीच पर और भी ज्यादा नजर रखना शुरू कर देता है ताकि वो उसे पूरी तरह से समझ सके। फिर वो नोटिस करता है कि पीच हमेशा अपना लैपटॉप अपने पास रखती है। इसका मतलब ये है कि उसके लैपटॉप में जरूर कुछ ऐसा होगा जिसको वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती। फिर नेक्स्ट डे पीच जो के स्टोर पर आती है और वहाँ आकर बेक को कहती है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही खास शख्स से मिलवाना चाहती हूँ। उस शख्स का नाम है रॉजर स्टीवन जो एक फेमस बुक एजेंट है। फिर पीच जो से उसके स्टोर पर पार्टी रखने की परमिशन मांगती है ताकि वो बेक को रॉजर स्टीवन से मिलवा सके। अब बेक की खुशी के चलते जो उसे मना नहीं कर पाता, लेकिन जो को कोई भी अंदाजा नहीं था कि इस पार्टी की आड़ में पीच का असली मकसद क्या है। अब रात को बेक रॉजर स्टीवन को लेकर थोड़ा नर्वस थी क्योंकि इतने बड़े बुक एजेंट आम आदमियों से मिलना पसंद नहीं करते। फिर जो बेक को समझाता है कि तुम ये कर लोगी और तभी कुछ देर बाद रॉजर स्टीवन भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर जब उन दोनों की मुलाकात होती है तो पीच और जो थोड़ा साइड में चले जाते हैं, लेकिन तभी पीच जो को कहती है कि ये दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं और रॉजर तो बहुत अमीर भी है। पीच की बातें सुनकर जो काफी ज्यादा भड़क जाता है।
वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पीच उसको पसंद क्यों नहीं करती, लेकिन इस बात का पता भी उसे बहुत जल्दी लग जाएगा। फिर जब जो पीच का लैपटॉप चुराता है तो पासवर्ड लगे होने के कारण वो उसे खोल नहीं पाता। फिर जो पीच और रोजर को आपस में बातें करते हुए सुन लेता है, जो कि उसके बारे में ही बात कर रहे थे। पीच रोजर से कहती है कि तुम बेक को थोड़े दिन घुमाना फिराना और उसके बाद छोड़ देना, ताकि वो जो से दूर हो जाए। और ये बात सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट डे जो अनिका से बात करके पीच का पासवर्ड पता लगाने की कोशिश करता है। फिर अनिका जो को बताती है कि बेक हमेशा से ही पीच की पपी बनकर घूमती है और पीच भी उसे बैकोलिश बुला बुलाकर अपना हर काम निकलवा लेती है। तभी जो के पास बेक का फोन आता है और वो जो को कहती है कि तुम अभी घर आ जाओ, क्योंकि पीच अपना लैपटॉप ना मिलने के कारण यहाँ पर आई हुई है। फिर जब जो अपने घर पहुंचता है तो पीच उससे सीधा अपने लैपटॉप के बारे में पूछती है, लेकिन जो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं एक लैपटॉप खरीद सकूं। फिर पीच जो को एक ऐप के बारे में बताती है जिससे वो अपना लैपटॉप ढूंढ सकती थी, लेकिन जब पीच सर्च करना शुरू करती है तो उसका लैपटॉप उसके घर पर ही निकलता है, क्योंकि जो ने दिमाग लगाकर पीच का लैपटॉप पहले से ही उसके घर पर पहुंचा दिया था, ताकि बाद में उस पर शक करने वाला सवाल ही पैदा ना हो। फिर पीच के चले जाने के बाद जो बैक पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो पीच के सामने कुछ भी नहीं बोली थी। लेकिन बेक कहती है कि तुम दोनों तो हमेशा ही लड़ते रहते हो और मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहती थी। फिर जो बेक को रोजर स्टीवन से भी सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन बेक को लग रहा था कि जो शायद रोजर से जलता है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। फिर कुछ देर बाद जो वापस से पीच के घर पर जाता है और उसके लैपटॉप पर बैकोलिश पासवर्ड डालकर उसे खोल लेता है। पीच के लैपटॉप में बेक की बहुत सारी हॉट इमेजेस थी। इसका मतलब ये था कि पीच बेक को पसंद करती थी और उससे कभी भी दूर नहीं होना चाहती। अब जाकर जो को समझ में आता है कि पीच हमेशा उसे नीचा क्यों दिखाती है। दरअसल वो चाहती ही नहीं है कि बेक की लाइफ में कोई और आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बेक हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे बेक और रोजर गाड़ी में कहीं जाने लगते हैं, लेकिन तभी रोजर बेक को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, जिसके कारण बेक भड़क जाती है और रोजर को धक्का दे देती है। अब वो समझ चुकी थी कि रोजर ने उसकी किताब पढ़ी ही नहीं है, वो तो बस सिर्फ और सिर्फ उसके साथ सोना चाहता है, जैसा कि जो ने उसे बताया था। फिर रात को वो पीच से मिलने जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने ही रोजर को कहा था ना कि मैं एक अच्छी राइटर नहीं हूँ, क्योंकि ये बात उसने खुद मुझे बताई है। फिर पीच अनजान बनने का नाटक करने लगती है, लेकिन बेक उसे कहती है कि ध्यान रखना, मैं अनिका नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने ही उसकी ब्लैक लोगों को गाली देने वाली वीडियो अपलोड की है। और इतना कहकर बेक वहाँ से चली जाती है। फिर घर वापस आने के बाद बेक जो को कहती है कि तुम सही थे, रोजर मुझे साइन करने वाला था ही नहीं और ये सारी चाल पीच की थी, जो मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। फिर कुछ देर बाद बेक को पीच का फोन आता है और वो बेक को बताती है कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। फिर बेक और जो तुरंत पीच के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि पीच ने मरने के लिए कई सारी नींद की गोलियां खा ली हैं। अब जो को भी लग रहा था कि शायद पीच सच में सुसाइड करने वाली है, लेकिन जब वो सामने रखी एक नोटबुक देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उस नोटबुक में पीच ने उन गोलियों के बारे में लिखा हुआ था जिनको खाने से किसी की भी मौत नहीं होती। इसका मतलब पीच ने एक बार फिर से उन्हें झूठ बोला। पीच ने ये नाटक बेक को बुलाने के लिए खेला था ताकि उसकी नाराजगी दूर हो जाए, लेकिन जो भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अब 2 दिन बाद जो फिर से पीच का पीछा करना शुरू कर देता है और इस बार वो पीच को मारने की पूरी प्लानिंग करके आया था। फिर वो पीच के सिर पर एक पत्थर मारकर उसे घायल कर देता है और फिर मन ही मन बहुत खुश होता है कि शायद वो मर गई, लेकिन असल में पीच जिंदा थी। फिर घर आने के बाद जो देखता है कि पाको काफी घबराया हुआ है और ऐसा इसलिए था क्योंकि पाको ने रोन को मारने के लिए उसे कई सारी गोलियां खिला दी थी। फिर जो रोन को उल्टी करवाकर उसकी जान बचा लेता है, लेकिन रोन को जब होश आता है तो वो बिना कुछ सोचे ही उसको मारना शुरू कर देता है। फिर कुछ देर बाद घायल जो को बेक का फोन आता है और वो बताती है कि पीच पर किसी ने हमला किया था और इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बेक की बातें सुनकर जो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं बेक और उसकी फ्रेंड्स पीच की देखभाल कर रही थी। फिर जब जो उससे मिलने आता है तो उसको देखकर उसे काफी दुख होता है क्योंकि बेक को उसके मुंह पर लगी चोटों की कोई परवाह ही नहीं थी। लेकिन जो को कम से कम एक बात से राहत मिलती है कि पीच ने हमलावर को नहीं देखा। इसका मतलब कोई भी ये बात नहीं जानता था कि पीच पर हमला जो ने किया है। फिर थोड़ी देर बाद पीच बेक को कहती है कि मुझे जो के यहाँ पर होने से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसलिए प्लीज तुम जो को यहाँ से जाने के लिए कहो। जो समझ जाता है कि पीच उसे बेक के साथ नहीं देखना चाहती, लेकिन फिलहाल के लिए वो पीच की बात
मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब जो और पीच के बीच में एक नई जंग शुरू हो चुकी थी, जिसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। अगले सीन में हम देखते हैं बेक जो से मिलने के लिए उसके स्टोर में आती है और वो उसे बताती है कि मैं पीच के साथ कुछ दिनों के लिए उसके ग्रेनेज वाले घर में जा रही हूँ। अब जो भी समझ जाता है कि पीच जानबूझकर बेक को उससे दूर करना चाहती है। अब जो भी बेक को वहाँ जाने से नहीं रोकता, क्योंकि वो ये बात जानता था कि वो बेक का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाएगा। फिर रात को जो ग्रेनेज जाने की पूरी तैयारी कर लेता है और साथ में वो बेंजी की घड़ी भी ले लेता है। अब इसके पीछे उसका क्या प्लान था ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन तभी ग्रेनेज जाते वक्त जो का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो फटाफट से अपनी और अपनी गाड़ी दोनों की हालत ठीक करता है और फिर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर निको नाम का एक ऑफिसर आ जाता है और जो से पूछताछ करने लगता है। फिर जो भी ऑफिसर को अपना असली नाम नहीं बताता और अपना कोई झूठा नाम बताकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो बहुत ही अमीर फैमिली से हो। अब ऑफिसर भी जो की महंगी घड़ी और लंबी कार देखकर उससे ज्यादा सवाल नहीं करता, लेकिन जाते वक्त उसकी गाड़ी का नंबर जरूर नोट कर लेता है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर ग्रेनेज पहुंचने के बाद जो पीच के घर में पहुंच जाता है और वहां उसे कैंडिस मिलती है, जो एक्सीडेंट होने के बाद से ही उसे नजर आ रही थी। दरअसल सिर पर चोट लगने की वजह से जो को कैंडिस के भ्रम हो रहे थे। अब ये भ्रम आगे चलकर उसको ऐसी सच्चाई याद दिलाएंगे जिसको शायद वो बहुत पहले ही भूल चुका है। फिर कुछ देर बाद जो देखता है कि पीच बेक को नहाते हुए देख रही है। अब वो समझ जाता है कि पीच के इरादे नेक नहीं है। वो दोस्ती की आड़ में बेक के साथ वो सब कर रही है जो बेक कभी नहीं चाहती, लेकिन जो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब बातें बेक को कैसे समझाई जाएं। फिर गलती से जो के हाथों थोड़ा शोर हो जाता है और जैसे ही वो शोर पीच सुनती है तो वो जो की तरफ जाने लगती है। उस समय पीच के पास गन भी थी और इसका मतलब ये था कि वो पूरी तैयारी के साथ बेक को यहाँ पर लेकर आई है। फिर वो वहां जाकर अच्छे से देखती है, लेकिन उसको वहां पर कोई भी नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद पीच और बेक अपने एक पुराने फ्रेंड राज से मिलती हैं, जिसको पीच ने यहाँ पर मजे करने के लिए बुलाया था। उस समय जो उन पर नजर रखे हुए था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी पीच बेक को फोर्स करती है कि तुम मेरे साथ पेरिस चलो, क्योंकि वहां जाकर हम अपना करियर बना सकते हैं और साथ में खूब मजे भी करेंगे। लेकिन बेक इतना बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा टाइम मांगती है। अगर बेक पीच को हाँ बोलती तो उसकी और जो की लव स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती, लेकिन बेक ने थोड़ा बहुत समय मांगा और ये बात सुनकर जो को भी खुशी मिलती है। अब पीच, बेक और राज तीनों ड्रग के नशे में चूर हो जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर पीच नशे की हालत में बेक को किस करती है और उसका पूरा फायदा उठाती है, लेकिन तभी बेक को एहसास हो जाता है कि वो जो के साथ धोखा कर रही है। फिर वो पीच को कहती है कि मैं दूसरे कमरे में सोने जा रही हूँ और उसके जाने के बाद पीच और राज आपस में ही मजे करने लगते हैं। इतने में जो उस गन को ढूंढ लेता है, क्योंकि वो कुछ भी करके आज पीच का किस्सा खत्म करने वाला था। दरअसल वो नहीं चाहता था कि पीच बेक को ऐसी दुनिया में ले जाए जहाँ से वो कभी भी वापस ना आ सके। फिर अगली सुबह पीच बेक से पेरिस जाने के बारे में बात करती है, लेकिन जवाब में बेक उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पेरिस नहीं जाऊंगी। अब लास्ट नाइट के बाद बेक को भी एहसास हो गया था कि पीच उसके साथ क्या करना चाहती है और इसीलिए अब वो पीच का ख्याल रखने से भी मना कर देती है। फिर पीच बेक पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बहुत पछताओगी, लेकिन बेक उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जो को एक बार फिर से कैंडिस नजर आने लगती है। कैंडिस जो को कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, तुम्हारे साथ शायद कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम्हें बाकी लोग हमेशा गलत लगते हैं। फिर जो कैंडिस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर पीच आ जाती है और जो के सिर पर हमला करके उसको बेहोश कर देती है। फिर जब जो को होश आता है तो पीच उसके सामने बंदूक ताने खड़ी थी। फिर वो जो को कहती है कि मैं समझ गई, अभी तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उन सब के पीछे तुम ही थे। तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की ताकि बेक तुमसे अलग ना हो पाए, और इसके अलावा तुम बेंजी की घड़ी भी पहने हो। जरूर तुमने ही बेंजी के साथ कुछ किया है, तभी वो काफी दिन से गायब है। अब जो पूरी तरह से फंस चुका था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी वो बचने का तरीका ढूंढ लेता है। वो पीच को कहता है कि मैंने तुम्हारा लैपटॉप देखा था और मेरे पास बेक की वो सारी हॉट फोटोज हैं जो तुमने अपने लैपटॉप में सेव कर रखी थी। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा साथी पैको उन सभी फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा, इसलिए अगर तुम चाहो तो हम दोनों समझौता कर सकते हैं। फिर जो की बातें सुनकर पीच थोड़ा सोचने लगती है, लेकिन तभी मौका मिलते ही जो वहां से भाग निकलता है। फिर पीच जो पर फायरिंग करने लगती है, जिसके कारण जो घायल हो जाता है। अब पीच को लग रहा था कि शायद जो मर गया है, लेकिन वो जैसे ही जो के करीब जाती है,
जो अचानक से उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसी को शूट कर देता है। अब जो के ग्रेनेज में होने वाली बात किसी को भी पता नहीं थी, इसलिए पीच की मौत को सुसाइड बताकर केस को बंद कर दिया जाता है। फिर जब ऑफिसर निको पीच के घर पर आकर छानबीन करने लगते हैं तो उनके पास पुलिस स्टेशन से एक फोन आता है। एक ऑफिसर उन्हें बताती है कि जिस कार का नंबर आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया था वो किसी इवान मुनी के नाम से रजिस्टर्ड है। अगले सीन में हम देखते हैं जो क्लाउडिया से अपने जख्म का इलाज करवा रहा था। फिर क्लाउडिया बताती है कि मैंने रोन को घर से निकाल दिया क्योंकि वो मेरे बेटे का बाप बनने के लायक नहीं था, लेकिन जो जानता था कि रोन इतनी आसानी से क्लाउडिया का पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिलहाल वो इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर कुछ समय बाद जो और बेक पीच का फ्यूनरल करते हैं और उसके बाद उन दोनों की नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन उनकी ये नजदीकियां ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहने वाली थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं पीच की मौत को अब 1 महीना बीत गया था। अब जो और बेक के बीच का रिश्ता भी और ज्यादा गहरा हो गया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन दोनों के संबंध बिगड़ने लगे। दरअसल पीच की मौत के बाद बेक हर रोज अपने थेरेपिस्ट निकी से कुछ इंस्ट्रक्शन लेने जाती थी, लेकिन यही बात जो को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जो को एहसास हुआ कि जैसे बेक फिर से किसी और की तरफ आकर्षित हो गई है और शायद इसीलिए वो आजकल उससे इतना खुलकर बात नहीं करती। फिर सच्चाई का पता लगाने के लिए वो खुद थेरेपिस्ट निकी के ऑफिस में जाता है। फिर वो निकी को अपना झूठा नाम बताकर कहता है कि मेरा लवर इन दिनों मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करता। निकी जो को कहता है कि पूरी कहानी शुरुआत से बताओ। फिर जो उसको पिछले 1 महीने में हुई सभी बातें डिटेल से बताना शुरू कर देता है। दरअसल पीच की मौत के बाद बेक लगातार पूरा दिन जो के साथ ही रहा करती थी। वो उसी के साथ खाती पीती थी और उसी के साथ सोया करती थी। वो पूरे दिन खूब मजे करते थे। फिर एक दिन बेक जो को बताती है कि मुझे योगा क्लास वाली जॉब से निकाल दिया गया है। फिर जो बिना कुछ सोचे समझे बेक को अपने स्टोर में नौकरी दे देता है, क्योंकि वो बेक को बस खुश देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि बेक किसी तकलीफ में रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ जैसे बेक उससे कुछ छुपा रही है। फिर एक दिन ईथन जो के पास आता है और उसको बेक की शिकायतें करने लगता है। ईथन जो को बताता है कि बेक कभी भी टाइम पर नहीं आती और यहाँ तक कि वो लोगों को वही किताबें बेचती है जो उसका मन करे। जो जानता था कि बेक इस काम में नई है, लेकिन उसकी हर एक गलती को नजरअंदाज करना स्टोर के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता था। फिर कुछ देर बाद जो के पास ऑफिसर निको का फोन आता है। दरअसल उन्होंने इवान मुनी के नंबर पर फोन किया था। फिर जो खुद इवान मुनी बनकर निको से बात करता है और उन्हें ये बात क्लियर कर देता है कि वो गाड़ी मेरी नहीं है, वो गाड़ी मैंने अपने भतीजे स्पेंसर को दे रखी है। फिर जो की ये बातें सुनकर निको का शक अब दूर हो जाता है, इसलिए वो गाड़ी के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। अब कुछ समय बीत जाता है, तभी हम देखते हैं कि जो और बेक की एक फ्रेंड लिन बेक के बर्थडे के बारे में प्लान कर रहे थे। फिर जो बताता है कि बेक अपने बर्थडे की पार्टी नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि उसका बर्थडे बस बाकी दिनों की तरह सिंपल रहे। लेकिन लिन बताती है कि वो अपने लास्ट बर्थडे में भी ऐसा ही चाहती थी, लेकिन पीच ने उसके बर्थडे पर एक शानदार पार्टी देकर उसका बर्थडे एक यादगार बना दिया। अब लिन की बातें सुनकर जो भी उसके बर्थडे पर एक पार्टी रखने के बारे में तय करता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि पार्टी की थीम बुक्स कैरेक्टर पर रहेगी, यानी हर कोई अपने फेवरेट बुक कैरेक्टर का गेटअप करके पार्टी में आएगा। अब पार्टी वाले दिन जो और लिन बेक के आने से पहले ही सारी तैयारियां खत्म कर लेते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बेक उस पार्टी में आती ही नहीं। फिर जो बेक को कई बार टेक्स्ट करता है और उसको कॉल भी करता है, लेकिन बेक उसके एक भी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देती। फिर काफी देर बाद जब बेक वहां पर आती है तो जो उससे थोड़ा नाराज हो जाता है। फिर वो बेक से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। बेक बताती है कि मैं अपने थेरेपिस्ट के साथ थी। ये बात सुनकर जो का सब्र टूट जाता है। फिर वो बेक को कहता है कि मुझे अपना फोन दिखाओ, लेकिन बेक फोन देने से पहले कहती है कि अगर तुमने मेरा फोन देखा तो इसका मतलब मैं ये समझूंगी कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ये बात सुनकर जो रुक जाता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी करके ये पता लगाना था कि बेक और उसकी थेरेपिस्ट के बीच में चल क्या रहा है। फिर अगली सुबह जो बेक का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही बेक उसको देख लेती है। अब बेक को यकीन हो गया था कि जो उस पर भरोसा नहीं करता। फिर वो जो को कहती है कि अगर हमारे बीच में भरोसा ही नहीं है तो इसका मतलब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, और ये बात बोलकर बेक वहां से चली जाती है। फिर जो तय करता है कि वो खुद थेरेपिस्ट के पास जाकर सारी सच्चाई का पता लगाएगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और अब तक क्या क्या हुआ ये आपको पता चल ही गया होगा। तभी थेरेपिस्ट और जो के बीच का सेशन खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही निकी ऑफिस से बाहर जाता है तो जो उसका लैपटॉप खोलकर चेक करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि निकी और बेक के बीच में हुई सभी बातें उस लैपटॉप में जरूर होंगी। लेकिन जब वो उन दोनों के बीच की चैट पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल
निकी और बेक के बीच में कभी कुछ ऐसा था ही नहीं। ये सिर्फ उसका वहम था जिसके चलते उसने बेक पर शक किया। अब चैट पढ़ने के बाद जो को ये भी पता चल जाता है कि बेक आखिर इतनी परेशान क्यों रहती है। असल में वो नहीं चाहती थी कि जो हर वक्त उसी के साथ रहे। वो कुछ समय के लिए फ्रीडम चाहती थी ताकि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सके। ये सब पढ़ने के बाद जो तय करता है कि वो अब बेक को आजाद कर देगा। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसी की वजह से टेंशन में रहे, इसलिए अब वो दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ देता है और सीधा बेक के घर पर पहुंच जाता है। फिर वो सबसे पहले बेक को सॉरी बोलता है क्योंकि उसने बेक पर शक किया, और फिर वो बेक को कहता है कि अब मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगा। मैं समझ गया हूँ कि तुम खुलकर जीना चाहती हो और इसीलिए मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। बेक का मन तो चाहता था कि वो जो को रोक ले, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर उसे नहीं रोकती। फिर जब जो अपने घर आता है तो उसको वहाँ पर अपनी एक पड़ोसन कैरन मिलती है। कैरन पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? लेकिन जैसे ही जो उसे ये सब कुछ बताता है तो कैरन जो के साथ चिपकने लगती है। फिर कैरन और जो एक साथ मजे करने लगते हैं और जो कुछ समय के लिए बेक के साथ हुई सारी बातें भूल जाता है। फिर कुछ देर बाद जो को कैंडिस दिखती है जो कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। फिर वो जो से सवाल करती है कि क्या तुम बेक को छोड़कर उसकी हालत भी मेरे जैसी कर दोगे? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड की शुरुआत 3 महीने बाद से होती है। इन 3 महीनों में जो और कैरन ने एक दूसरे को अच्छे से समझ लिया था, लेकिन जो अभी भी बेक की यादों को दिमाग से नहीं निकाल पाया था। अब वो हर रात सोशल मीडिया पर बेक का अकाउंट खोलता और चेक करता कि वो क्या नया कर रही है। अब बेक की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो हर रोज सोचती कि जो को भुला देगी, लेकिन चाहकर भी वो जो को नहीं भुला पाती। फिर ब्लिथ इस मामले में बेक की हेल्प करती है। वो बेक को कहती है कि कुछ दिनों के लिए तुम सोशल मीडिया से गायब हो जाओ, न फेसबुक, न इंस्टाग्राम और ना ही कोई और सोशल मीडिया अकाउंट। भूल जाओ कि तुम कभी भी इंटरनेट की दुनिया में मौजूद थी और सिर्फ अपनी राइटिंग पर फोकस करो। फिर बेक भी ब्लिथ की बात मान जाती है। दूसरी तरफ जो थेरापिस्ट निकी के पास जाता है और बताता है कि मैं चाहकर भी अपने पुराने लवर को भूल नहीं पा रहा। मेरा नया लवर अच्छा है, लेकिन पुराने वाले के ख्याल चाहकर भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रहे। लेकिन निकी जो के सवालों का जवाब अभी नहीं देती क्योंकि सेशन टाइम ओवर हो चुका था। फिर वो जो को कहता है कि हम अगले सेशन में इस पर चर्चा करेंगे। फिर अपने स्टोर जाते वक्त जब वो सोशल मीडिया चेक करता है तो देखता है कि बेक सोशल मीडिया से बिल्कुल ही गायब हो गई है। वो जानता था कि बेक कभी भी खुद को सोशल मीडिया से अलग नहीं कर सकती, लेकिन उसने ये कैसे किया वो खुद समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि बेक ने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल बंद कर दिए थे। दोस्तों, ये सोशल मीडिया का भूत एक बार किसी पर सवार हो जाए तो वो जीते जी कभी नहीं उतरता। फिर कुछ टाइम के बाद बेक वापिस से अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट ओपन कर लेती है। फिर जब जो अपने स्टोर पर आता है तो ईथन और ब्लिथ उसे एक शॉकिंग न्यूज देते हैं, और वो न्यूज ये है कि वो दोनों अब एक साथ रहने जा रहे हैं। दरअसल बेक के बर्थडे वाले दिन से ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और अब ईथन एक नया घर लेकर ब्लिथ के साथ रहने के बारे में सोच रहा था। फिर ब्लिथ के जाने के बाद जो उसे कहता है कि तुम थोड़ा और सोच लो, क्योंकि जिस लड़की को तुम कुछ समय पहले तक जानते भी नहीं थे अब उसके साथ रहने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन ईथन कहता है कि प्यार इसी को कहते हैं मेरे दोस्त। फिर रात के वक्त जो और कैरन बाहर आइसक्रीम खाने जाते हैं, लेकिन तभी जो की मुलाकात बेक से हो जाती है। काफी समय बाद बेक से मिलने पर वो बहुत खुश हो जाता है। वो तो चाहता था कि बेक बस उसे एक बार कह दे कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, लेकिन कैरन के सामने बेक ऐसा नहीं कह पाती। फिर जो और कैरन के जाने के बाद बेक उसको एक टेक्स्ट करती है, और उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच में एक बार फिर से मैसेजिंग शुरू हो जाती है। फिर अगले दिन जो ये सारी बातें जाकर थेरापिस्ट निकी को बताता है, लेकिन निकी उसे एडवाइस करता है कि तुम अपने पुराने लवर को एक चूहे की तरह ट्रीट करो। बस ये मान लो कि वो तुम्हारे आसपास है, लेकिन उसे इग्नोर करना सीखो। फिर जो के जाने के बाद बेक भी यही समस्या लेकर निकी के पास आती है। फिर निकी उसको भी यही कहता है कि तुम एक चूहे की तरह हो जिसको आगे चलकर सिर्फ इग्नोर किया जाएगा। अब बेक और जो दोनों ही निकी की बात को समझ रहे थे, लेकिन उनका मन चाहकर भी इस सच्चाई को अपना नहीं रहा था। कुछ समय बाद बेक और जो की मुलाकात ईथन के नए घर में होती है। दरअसल ब्लिथ ने घर को सेट करने के लिए ही उन दोनों को बुलाया था, लेकिन वो दोनों घर सेट करने के बहाने एक दूसरे के फिर से करीब आ जाते हैं। लेकिन जो बार बार अपने मन को समझाता है कि मैं कैरन को धोखा नहीं दूंगा, लेकिन बेक के प्यार में वो सब कुछ भूल जाता है। फिर शाम को जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है क्लाउडिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि रोन से न मिल पाने के कारण क्लाउडिया ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसके कारण उसकी हालत खराब हो गई। फिर कैरन और जो क्लाउडिया को स्टोर की बेसमेंट में ले जाते हैं, क्योंकि रोन किसी भी वक्त क्लाउडिया से मिलने के लिए
लिए उसके घर में आ सकता था। क्लाउडिया की हालत देखकर जो और कैरेन ये तय करते हैं कि वो उसे कुछ दिन यहीं पर रखेंगे। लेकिन अगली सुबह रोन क्लाउडिया को ढूंढता हुआ जो के स्टोर पर भी आ जाता है। जो जानता था कि रोन एक पैरोल ऑफिसर है और अगर उसे जरा सा भी शक हो गया कि क्लाउडिया उसी के स्टोर की बेसमेंट में है तो वो पूरे स्टोर में तोड़फोड़ मचा देगा। फिर वो जैसे तैसे रोन को समझाता है कि अगर क्लाउडिया यहाँ पर आई तो मैं तुम्हें उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर रात के वक्त बेक जो को टेक्स्ट करती है कि प्लीज कल तुम मुझसे मिलने आ जाओ क्योंकि एक नई बुक पर काम करने के लिए मुझे तुम्हारी राय चाहिए। अब जो चाहता तो था कि बेक को मना कर दे क्योंकि अगर वो उससे मिलने गया तो चाहकर भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन बेक उस ड्रग की तरह है जो बार बार जो को अपनी तरफ खींच लेती है। अब अगले दिन ठीक वैसा ही होता है जैसा उसने सोचा था। बेक और जो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब बेक को भी समझ में आ गया था कि जो को छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि जो ने उसे राइटिंग के लिए प्रेरित किया और जीने का वो तरीका सिखाया जो आज तक बेक को कोई भी नहीं सिखा पाया। अब बेक और जो एक बार फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि अब कैरेन का क्या होगा। फिर रात के वक्त जो पैको को बेसमेंट में लाकर उसकी माँ से मिलवाता है क्योंकि जो अब उससे और झूठ नहीं बोल सकता था। इस मुलाकात के बाद क्लाउडिया तो ठीक हो जाती है लेकिन सच न बताने की वजह से पैको जो के साथ दोस्ती तोड़ देता है। फिर अगली सुबह कैरेन भी जो को छोड़कर चली जाती है क्योंकि अब जो उसके साथ और नहीं रहना चाहता था। अब जो और बैक पहले की तरह एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। फिर जब जो वापस अपने घर पर आता है तो उसे एक हैरान करने वाली बात पता चलती है और वो बात ये थी कि क्लाउडिया ने रोन को फिर से अपना लिया है। अब जो एक बात ठान लेता है कि क्लाउडिया की माँ की आंख, आगे से वो कभी भी क्लाउडिया की हेल्प नहीं करेगा। अगले सीन में हम देखती है कैरेन बेक से मिलने जाती है और उसको जो से सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि इतने दिनों में उसे समझ में आ गया था कि जो एक झूठा और धोखेबाज लड़का है। पहले तो बेक को लगता है कि कैरेन शायद उससे जल रही है लेकिन जब कैरेन उसको ये समझाती है कि जो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड कैंडिस की तरह तुमको भी छोड़ देगा तो बेक का दिमाग घूम जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 9th एपिसोड की शुरुआत जो के एक डरावने सपने से होती है जिसमें वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड कैंडिस को एक लड़के के साथ देख रहा था। फिर जो कैंडिस कैंडिस कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो देखता है कि बेक अभी भी सोई हुई है। इसका मतलब उसने कैंडिस का नाम नहीं सुना लेकिन असल में बेक जाग रही थी। फिर अगली सुबह से ही बेक जो से इनडायरेक्टली कैंडिस के बारे में पूछना शुरू कर देती है। अब जो समझ जाता है कि बेक ने पिछली रात उसके मुंह से कैंडिस का नाम सुन लिया था लेकिन फिर भी जो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। फिर बेक जो से कैंडिस के साथ हुए हादसे के बारे में पूछती है लेकिन जो ये कहकर चला जाता है कि मुझे मुनी से मिलने जाना है। अब बेक को कैसे भी करके ये बात जाननी थी कि आखिर कैंडिस के साथ हुआ क्या था क्योंकि जब तक उसे ये राज पता नहीं चलेगा तब तक वो जो के साथ खुश नहीं रह पाएगी। दूसरी तरफ जो कैंडिस के सपनों का समाधान ढूंढने के लिए सीधा थेरेपिस्ट के पास आ जाता है। फिर थेरेपिस्ट निकी कहता है कि तुम सबसे पहले अपने पुराने प्रेमी को भूलने की कोशिश करो और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बार बार उसकी याद दिलाती है। अब थेरेपिस्ट की बात सुनते ही जो समझ जाता है कि उसको कैंडिस हर जगह क्यों दिखाई देती है। दरअसल कैंडिस के ख्याल आने के दो कारण थे। पहला ये कि जो के पास अभी भी एक किताब है जो उसने कैंडिस को गिफ्ट की थी और दूसरा ये कि जब तक बेक उसको पूरी तरह से अपना नहीं लेती तब तक कैंडिस के ख्याल उसके दिमाग से नहीं जाने वाले। तभी हम बेक को देखते हैं जो एनिका और लिन से मिलने आई थी। फिर वो सब एक साथ बैठकर कैंडिस के बारे में बात करने लगती हैं। तभी कुछ देर बाद उन सभी को रोस नाम का एक डिटेक्टिव दिखता है जिसको पीच की फैमिली ने उसके कातिल को पकड़ने के लिए बुलाया था। रोस पीच के सभी करीबी लोगों पर नजर रखता है और इस वक्त उसका टारगेट है पीच के फ्रेंड्स। फिर उसके बाद बेक जो के स्टोर पर पहुंच जाती है क्योंकि उसको उम्मीद थी कि ईथन को जरूर कैंडिस के बारे में कुछ पता होगा। फिर वो ईथन से कई बार पूछने की कोशिश करती है कि कैंडिस के साथ क्या हुआ था लेकिन जवाब में ईथन कहता है कि जो तुमसे बहुत प्यार करता है इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम कैंडिस के बारे में कुछ भी ना जानो। तभी जो अपने स्टोर में आता है और उस किताब को बाहर निकालता है जो उसने कैंडिस को गिफ्ट की थी। इस किताब के साथ जो और कैंडिस की ढेर सारी यादें जुड़ी थी। फिर जो उस किताब की मुरम्मत करके उसको स्टोर पर बेचने के लिए रख देता है। दरअसल जो और कैंडिस का रिश्ता खराब हुआ इसके पीछे एक बड़ा कारण था। एक दिन जो ने कैंडिस के फोन पर एलिजा नाम के एक लड़के का मैसेज देखा और उसी के बाद से उन दोनों के बीच में दरार आना शुरू हो गई। फिर जो ने तय किया कि वो कैंडिस का पीछा करेगा और पता लगाएगा कि वो एलिजा नाम का बंदा है कौन। लेकिन जब जो को सच्चाई पता चली तो उसके होश उड़ गए। कैंडिस और एलिजा काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और ये बात कैंडिस ने कभी
कभी भी जो को नहीं बताई। अब यही वो यादें हैं जिनकी वजह से कैंडिस और जो अलग हुए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैंडिस उस हादसे के बाद कहां गायब हो गई। फिर इसी सवाल का जवाब जानने के लिए बेक मैडी के पास जाती है। मैडी बेक को कहती है कि मुझे कैंडिस के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसने जो को धोखा दिया था। अब इतने सारे लोगों से बात करने के बाद बेक को ये तो समझ में आ गया था कि जो ने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन अभी भी उसे ये जानना था कि दोनों के अलग होने के बाद कैंडिस कहां गई। अगले सीन में हम जो को देखते हैं, जो एक बिल्डिंग पर खड़े होकर कुछ और पुरानी बातों को याद कर रहा था। ये बात उस दिन की है जब जो ने एलिजा से मुलाकात की थी। फिर जो एलिजा के सामने गिड़गिड़ाता है कि प्लीज तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा मत करो, लेकिन एलिजा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। कैंडिस ने मुझे बताया कि मैं सिंगल हूँ और इसीलिए मैंने उसे अपना लिया। फिर एलिजा कैंडिस की बुराई भी करने लगता है और कहता है कि वो किसी की भी अपनी नहीं है। अब एलिजा की बातें सुनने के बाद जो का खून खोल उठता है। फिर वो बहुत सोचता है कि एलिजा को ना मारे, लेकिन फिर वो उसे बिल्डिंग से धक्का देकर मार डालता है। अब एक बात तो साफ हो गई थी कि जो आज का नहीं बल्कि पुराना कातिल है, लेकिन देखना यह है कि जब ये बात बेक को पता चलेगी तो क्या होगा। अब जो के घर पहुंचते ही बेक का सब्र टूट जाता है। फिर वो डायरेक्टली जो से पूछती है कि कैंडिस के साथ क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि एलिजा के बिल्डिंग से गिरने के बाद वो गायब हो गई। अब जो भी बेक के हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार था। वो बेक को कहता है कि तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं है। कैंडिस का एक भाई भी था जिसका नाम जिमी है और उसकी मानसिक हालत खराब थी, इसलिए उसे हमेशा से ही लगता था कि कैंडिस को मैंने मारा है। फिर जो बेक को एक सोशल मीडिया अकाउंट दिखाता है जिसको कैंडिस ही चलाती थी, लेकिन नाम बदलकर। इसका मतलब कैंडिस अभी गायब नहीं हुई, उसने इटली जाकर अपना नाम बदल लिया ताकि लाइफ को एक नए सिरे से शुरू कर सके। फिर जो बेक को कहता है कि यही है पूरा सच, और रही बात मेरे गायब हो जाने की तो मैं तुम्हें वो भी सच्चाई दिखा देता हूँ। फिर जो बेक को मुनी के घर पर लेकर जाता है, जिन्होंने एलिजा की मौत के बाद जो को सहारा दिया। मुनी ने जो को समझाया कि तुमने गलत नहीं किया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मर ही जाना चाहिए, और यही बात जो आज तक अपने जीवन में अपनाता रहा है। फिर जो बेक को बताता है कि आज से 1 साल पहले मुनी को स्ट्रोक आया था और तब से उसका शरीर काम नहीं करता। मुनी से मिलने और जो की पूरी सच्चाई जानने के बाद बेक की आंखें खुल जाती है। फिर वो जो से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। अब एक बार फिर से बेक और जो की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन फिर जब वे दोनों घर जा रहे थे तो बेक के फोन पर कई सारे मैसेज आने लगते हैं। फिर जो के पूछने पर वो बताती है कि मेरी फ्रेंड एमा के मैसेज हैं, लेकिन जो अच्छी तरह से जानता था कि एमा फोक्स नाम की बेक की कोई भी फ्रेंड नहीं है। फिर वो आइडिया लगाता है कि जरूर थेरापिस्ट निकी बेक को मैसेज कर रहा होगा, लेकिन सबूतों के बिना जो निकी पर उंगली नहीं उठा सकता था। फिर जो बेक को ये कहकर चला जाता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वो मास्क पहनकर सीधा निकी के पास पहुंच जाता है। फिर निकी का फोन देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि बेक और उसका काफी समय से अफेयर चल रहा था। फिर जो सोचता है कि निकी की इसी वक्त कहानी खत्म कर दे, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि जब अपना ही प्यार झूठा हो तो दूसरों को मारने से क्या फायदा। फिर घर पहुंचकर जो बेक के सामने अपने प्यार की भीख मांगने लगता है। वो बेक को कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अब बेक भी समझ जाती है कि जो को निकी के बारे में पता चल गया। फिर वो अपनी नम आंखों के साथ जो को कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी और भूल गई थी कि प्यार का क्या मतलब होता है। अब बेक जब माफी मांगती है तो जो का दिल पिघल जाता है और वो दोनों फिर से एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। इस बार बेक को सच में जो के साथ सच्चा प्यार हो जाता है और अब वो ठान लेती है कि अब चाहे जो भी हो वो जो के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचेगी। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब बेक को जो के बारे में सारे राज पता चल जाते हैं। अब पैको भी जो से नाराज हो गया था, इसलिए वो उसकी बुक लौटाने के लिए जो के घर जाता है। फिर बेक पैको से पूछती है क्या हुआ। फिर पैको बताता है कि मैंने जो से ये बुक ली थी और मैं इसको सीलिंग में ही रखकर भूल गया, इसलिए आज मैं इसको लौटाने आया हूँ। सीलिंग वाली बात बेक को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन तभी पैको बेक को बताता है कि हर घर में सीलिंग के पीछे एक खुफिया जगह बनी हुई है। फिर बेक जो के वॉशरूम में जाकर उस खुफिया जगह को देखने लगती है और फिर उसे वो सारे सबूत मिल जाते हैं जिन्हें जो ने सबसे छुपा कर रखा हुआ था। तभी बेक देखती है कि जो ने वहाँ पर बेंजी और पीच का सामान, बेक की पैंटीज और भी कई सारी चीजें रखी हुई थी, और उनको देखने के बाद बेक के होश उड़ जाते हैं। फिर बेक का पूरा शरीर कांपने लगता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि जो एक किलर है।
फिर जब जो घर पर वापस आता है तो बेक उसको कुछ भी नहीं बताती, लेकिन जब वो वॉशरूम में जाता है तो उसे सीलिंग खुली हुई मिलती है। अब बेक जो के घर से भागने ही वाली थी, लेकिन तभी जो दरवाजे पर हाथ रखकर बेक को रोक लेता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये बात तब की है जब कैंडिस और जो के बीच में कुछ ऐसा ही हुआ था। कैंडिस को ये बात पता चल गई थी कि जो एक कातिल है और इसीलिए उसने जो को छोड़कर जाने का फैसला किया। फिर जो कैंडिस को अपने घर से जाने ही नहीं देता और फिर उसके साथ क्या करता है आप समझ ही गए होंगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि जो बेक को बेसमेंट वाले केज में लाकर बंद कर देता है। अब वो बेक के साथ क्या करेगा ये हमें लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं बेक जो के आगे गिड़गिड़ाती है और उससे अपनी जान की भीख मांगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन जो किसी भी हाल में बेक को छोड़ने वाला नहीं था। जो ने बेक को यहाँ पर इसलिए बंद किया था ताकि बेक उसके प्यार को समझ सके। वो जानता था कि उसने जो कुछ भी किया है बेक के लिए ही किया है, और अगर बेक ने ये सब कुछ जानते हुए जो को नहीं अपनाया तो उसके साथ भी वही होगा जो कैंडिस के साथ हुआ था। फिर जो बेक के फोन से उसकी दोस्तों के पास मैसेज भेजता है कि मैं बाहर जा रही हूँ ताकि वो लोग परेशान ना करें। फिर वो बेक को वो सारा सामान देता है जिसके कारण वो अपनी राइटिंग पर फोकस कर सके। जो को आज भी वो दिन याद है जब मुनी ने उसको इसी तरह से बुक्स के प्रति आकर्षित किया था। मुनी जानते थे कि जो के अंदर एक मास्टर छुपा हुआ है, लेकिन उन्होंने इस मास्टर को डिसिप्लिन सिखाया और जीने की एक नई वजह दी। अब जो चाहता था कि बेक भी इस बात को समझे, लेकिन बेक तो कभी भी ये सच नहीं अपना सकती थी कि एक सन की खूनी उसका लवर है। फिर जब जो अपने स्टोर से बाहर आता है तो देखता है कि क्लाउडिया काफी बुरी हालत में हॉस्पिटल की तरफ जा रही है। फिर जो एक ऑफिसर से कहता है कि जरूर ये रोन का ही काम होगा, लेकिन ऑफिसर बताती है कि क्लाउडिया ने सिर्फ एक एक्सीडेंट बताया है। अब जो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्लाउडिया रोन को बचा क्यों रही है, लेकिन इस बात का राज भी बहुत जल्द खुल जाएगा। दूसरी तरफ बेक काफी समय तक खुद को उस केज के अंदर सेट नहीं कर पाती, लेकिन कुछ समय बाद उसको एहसास होता है कि ये सारी गलती उसी की है। उसने ही हमेशा लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित किया और सोचती रही कि एक दिन कोई राजकुमार आकर उसको ले जाएगा, लेकिन उसे तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो राजकुमार असल में एक किलर निकलेगा। फिर बेक जो की बातों से प्रेरित होकर लिखना शुरू कर देती है और अपने ही जीवन की दास्तां को शब्दों में उतारती है ताकि उसको अपनी ही की हुई गलतियों का एहसास हो जाए। दूसरी तरफ जो बेक की फ्रेंड अनिका और लिन से मिलने के लिए जाता है, वो उनके सामने ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे बेक के बारे में कुछ भी पता ही नहीं, लेकिन फिर बैकअप प्लान के तौर पर वो उन दोनों को बेक और निकी के संबंधों के बारे में बता देता है। वो जानता था कि बेक को ज्यादा दिन तक बेसमेंट में नहीं रख पाएगा क्योंकि वो फंस सकता है, लेकिन अगर शक की सुई निकी की तरफ घुमा दी जाए तो किसी का भी ध्यान उसके स्टोर पर जाएगा ही नहीं। फिर शाम के वक्त जो क्लाउडिया से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम रोन को क्यों बचा रही हो। फिर क्लाउडिया कहती है कि ये मेरी मजबूरी है, अगर मैंने उसे अपने से अलग रखा तो वो मेरे बेटे को मार डालेगा। क्लाउडिया की बातें सुनकर जो हैरान रह जाता है क्योंकि अभी तक उसे यही लग रहा था कि क्लाउडिया जानबूझकर रोन को अपने साथ रखती है। फिर अगली सुबह जो डिटेक्टिव रोज से मिलने के लिए जाता है जिसको अभी भी जो पर ही शक था। फिर जो रोज के हर एक सवाल का जवाब बिना डरे दे देता है। फिर रोज उसे बताता है कि पीच का कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा क्योंकि हमें उसके घर से एक ऐसी चीज मिली है जिस पर कातिल का खून लगा हुआ है। ये बात सुनकर जो की मुश्किलें और भी बढ़ जाती है क्योंकि बेक को बचाने के चक्कर में उसके जेल के जाने के दिन नजदीक आ रहे थे। फिर स्टोर वापस आने के बाद जो देखता है कि बेक की हालत अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। अब वो ये बात समझ गई है कि जो ने ये सारे कत्ल उसी के प्यार में किए थे और इसीलिए अब उसे जो से कोई भी शिकायत नहीं है। ये सारी बात सुनने के बाद जो के दिल को थोड़ी ठंडक पहुंचती है, लेकिन अभी भी उसे बेक पर इतना यकीन नहीं हुआ कि वो उसको कैद से बाहर निकाल दे। फिर घर वापस आने के बाद जो देखता है कि क्लाउडिया के दरवाजे पर खून पड़ा है और इसका मतलब ये हो सकता है कि जरूर पैको ने रोन पर हमला किया होगा। दरअसल पैको रोन की वजह से ही काफी परेशान रहता था और इसीलिए उसने रोन को मारने की कोशिश की ताकि उसकी माँ आजाद हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से रोन मरा नहीं और इस वक्त वो पैको को ही ढूंढ रहा था जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। अब जो से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो रोन को भी मार डालता है और पैको और क्लाउडिया को हमेशा के लिए मुसीबत से आजाद कर देता है। फिर वो पैको को कहता है कि ये बात किसी को मत बताना और वो खून भी साफ कर देना जो तुम्हारे दरवाजे पर पड़ा है। फिर जो रोन के फोन से भी मैसेज करना शुरू कर देता है ताकि उसके करीबियों को ये लगे कि रोन अभी जिंदा है और कहीं बाहर गया है। फिर अगली सुबह जब जो अपने स्टोर पर आता है तो बेक उसे अपनी लिखी हुई स्टोरी दिखाती है। उस स्टोरी में बेक ने वो सारी चीजें लिखी हुई थी जो अभी तक उसके साथ हुआ था, लेकिन उसने एंडिंग को थोड़ा बदल दिया था। वो जो को बताती है कि पीच और बेंजी के सबूतों वाला बॉक्स मुझे तुम्हारे घर से नहीं
बल्कि निकी के घर से मिला था और वो सारे खून तुमने नहीं निकी ने किए हैं। अब जो भी समझ जाता है कि बेक ने उसे बचाने के लिए ये तरीका ढूंढा है और अब उसे यकीन हो जाता है कि बेक उसका साथ जरूर देगी। फिर बेक जो को अपनी बातों में फंसाकर उस केज को खुलवा लेती है, लेकिन जैसे ही वो केज के अंदर जाता है तभी बेक टाइपराइटर का एक हिस्सा जो के पेट में घुसा देती है और फिर जो को ही केज के अंदर बंद कर देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन परेशानी वाली बात ये थी कि बेसमेंट के ऊपर वाला दरवाजा बाहर से बंद है। फिर बेक पैको को वहां पर देखकर उससे हेल्प मांगती है, लेकिन पैको दरवाजा ही नहीं खोलता। इतने में जो भी दूसरी चाबी की हेल्प से केज से बाहर आ जाता है और इस बार वो बिना कुछ सोचे बेक को मार डालता है। जो जानता था कि अगर उसने बेक को नहीं मारा तो वो बाहर जाकर सभी को उसके राज बता देगी और फिर बेक ने उसे हमेशा ही धोखा दिया है, इसलिए जो के हिसाब से उसका मर जाना ही ठीक था। अब उन दोनों की लव स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। बेक भले ही जो के काम ना आ सकी, लेकिन उसका दिया हुआ आइडिया जो के बहुत काम आता है। फिर जो निकी को सभी कत्लों के इल्जाम में फंसा देता है और अनिका और लिन की गवाही से ये बात भी साबित हो जाती है कि निकी का बेक के साथ अफेयर चल रहा था। रोन की मौत के बाद क्लाउडिया और पैको दोनों ही अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए कैलिफोर्निया चले जाते हैं। फिर जाते वक्त पैको जो को गले से लगा लेता है क्योंकि उसने उसका बहुत साथ दिया और फिर जो भी सब कुछ भुलाकर पहले की तरह अपनी लाइफ जीने लगता है। फिर वो बेक की लिखी हुई दास्तान से एक बुक छुपवाता है ताकि मरने के बाद भी सभी लोग बेक को याद कर सकें। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अब जो स्टोर पर आई हुई एक लड़की की तरफ फिर से आकर्षित हो जाता है, लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कैंडिस है। और इसी के साथ सीजन 1 का एंड हो जाता है। अब कैंडिस वापस कैसे आई, क्योंकि जो ने तो उसे मार डाला था, और अब अगर वो वापस आ ही गई तो अब जो उसके साथ क्या करेगा ये हमें सेकंड सीजन में पता चलेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यू आए तो ही मैं इसका सेकंड सीजन लेकर आऊंगा। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।